सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्ते जी। देखो, सबसे पहली बात तो आप लोग इतना रात भर शाम से खड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात ये है कि जितनी बात भी आज कर पाएंगे, मैं ये मानता हूँ कि बीज रूप में आज शुरू करेंगे, और इसके बाद अगर आपको लगता है कि हम लोग ठीक रास्ते पर हैं तो आप लोग फिर अपना आशीर्वाद हम लोगों को देंगे। इस षड्यंत्र का पता मुझे चला था लगभग आज से 10 साल पहले कि अपने देश के साथ में वही सब कुछ करने की तैयारियां चल रही हैं जो गुलामी के दौर में हो रहा था, और आने वाले वक्त में हमारे बच्चों का जीवन बहुत दूभर होने वाला है। ये सोच करके मुझे थोड़ी सी ये दिक्कत आई कि मैं सरकारी नौकरी पे था, मैं मास्टर था, सरकारी टीचर था, मेरी वाइफ भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ाती थी। और जब ये देख लिया कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं और ठीक करने के लिए कोई व्यक्ति तैयार नहीं है, तो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए और चीज़ों को परखने के लिए हमने अपनी नौकरी छोड़ दी थी 2012 में। नौकरी छोड़कर और काम शुरू किया इस दिशा में कि हम आने वाले टाइम में इस अगली पीढ़ी का क्या करेंगे। सबसे बड़ी समस्या माँ बाप के सामने एक है आज के टाइम पे कि उनको ये नहीं पता कि अगले इन बच्चों का क्या करना है। आपका टाइम जब था, जब आप लोग जवान थे, जब आपके बच्चे छोटे थे, तो उन दिनों में आपके पास ऑप्शन होता था कि बच्चों के लिए नौकरी मतलब बच्चों को नौकरी के लिए भी भेज देंगे। बल्कि बड़े बुजुर्ग तो नौकरी को बड़ा नीच काम बोला करते थे, हीन काम बोला करते थे, और ये कहते थे खेती से बढ़िया कुछ नहीं है, तो अपने बच्चे खेत में ही खेती कर लेंगे। लेकिन आज के टाइम पे तो हमारे पास खेती करने के लिए खेत नहीं बचे और नौकरी करने के लिए डिपार्टमेंट नहीं बचे, और बच्चे हमारे पास इतने हो गए कि अब सरकार के ही नुमाइंदे ये कहते हैं कि जनसंख्या ज़्यादा होगी। मतलब वो ये कहते हैं कि इस धरती माता के ऊपर उसकी जो औलाद हैं वो ज़्यादा हो गई। वो ये कह रहे हैं कि माँ के लिए बच्चे जो हैं वो बोझ होने जा रहे हैं अब, ऐसा वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक रिसर्च करी थी कि हम 3 साल की उम्र से लेकर के किसी भी बच्चे के बारे में ये पता लगा सकते हैं, ये बता सकते हैं कि उस बच्चे के पास क्या टैलेंट है। अगर मान लो हमारे पास हमारे बच्चों के बारे में हमको पहले से ही पता चल जाए कि ये बच्चा हमारा पैदाइशी साइंटिस्ट पैदा हुआ है, इसके पास कुदरत ने ऐसा दिमाग दे रखा है कि ये अच्छा प्लेयर बन सकता है, इसको कुदरत ने ऐसा दिमाग दे रखा है कि ये अच्छा फिजिशियन बन सकता है, या ये अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है, जो भी उसके पास टैलेंट है वो पता लगाने की हमारे पास टेक्निक थी। इसी के ऊपर मैंने काम किया था। और नौकरी छोड़ने के पीछे भी पर्पज़ यही था कि जब तक हम समाज को ये करके नहीं दिखा देंगे तब तक समाज मानेगा भी नहीं, और वो करके भी दिखा दिया। आप गूगल पे सर्च करोगे वंडर किड ऑफ इंडिया, वो मेरा बेटा है। 7 साल की उम्र में उसने 10वीं तक का मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री करके रख दिया था, जब वो दूसरी में पढ़ता था। 5वीं क्लास में तो वो 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया करता उस टाइम पे। फिर और बच्चे तैयार किए, खूब बच्चे टेलीविज़न पे आए। टेलीविज़न ने कहा ये बच्चे ही इंटेलिजेंट थे। हमारे वाले टेलीविज़न वालों ने भी ये साबित किया कि वो बच्चे इंटेलिजेंट थे। और जिन माँ बाप से हम बात करते वो माँ बाप भी यही कहते कि जी मारे वाले नहीं मानते, मारे जो ज़्यादा शरारती हैं, मारे ज़्यादा निकम्मे हैं, मारे इतने नहीं पढ़ते, मारे इतना नहीं काम करते। तो फिर हमने 2015 में पूरे समाज को चैलेंज देते हुए 20 स्कूलों में से 20 बच्चे छांटे कि अपने स्कूल का सबसे निकम्मा बच्चा हमको दे दो, हम तैयार करेंगे उसको 1 साल, और 1 साल के बाद तुमको दिखाएंगे कि ये असल में निकम्मा नहीं था, ये कुदरत ने बड़ा शानदार गजब की बच्चा पैदा कर रखा था। लेकिन आप लोग नहीं समझ पा रहे, हम लोग समाज के लोग नहीं समझ पा रहे, तो इसमें उस बच्चे की गलती नहीं है। तो फिर उसके ऊपर हमने सोचना और काम करना शुरू करा। 18 बच्चों ने हमारे पास पूरा सेशन किया था। 18 के 18 बच्चे जो अपने अपने स्कूल के सबसे निकम्मे बालक थे, एक स्कूल में थे, एक बच्चा ही लिया हमने, तो 18 स्कूलों से लिए थे। 18 के 18 सेशन के बाद में पूरे टॉप में पहुंच गए, टॉपर्स बने अपने स्कूल के। फिर हमने समाज के सामने सवाल रखा, भाई जब सारे बच्चे 100 में तो 100 नंबर ले लेंगे, उसके बाद तुम्हारे पास क्या जगह है? उसके बाद समाज के पास कोई जवाब नहीं है।
क्योंकि सरकारें कोई कोशिश नहीं कर रही हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसा हो, नेता कोई कोशिश नहीं कर रहा है, स्कूल कोई कोशिश नहीं कर रहा है, और समाज के लोगों को पता नहीं है, माँ बाप को मालूम नहीं। तो माँ बाप क्या सोचता है कि किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दे तो उसकी ड्यूटी पूरी हो जाएगी। यहाँ आप लोग जितने बुजुर्ग बैठे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका गांव नज़दीक ही मिलेगा, 5-10 किलोमीटर में ही, 20 किलोमीटर में ही, और वो लोग यहाँ शहर में इसलिए बैठे हैं कि वो, उनसे अगर आप पूछोगे कि गांव छोड़ के अपने शहर में क्यों बैठे हो, तो वो आपको जवाब देंगे कि अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए बैठे हैं। मतलब उनका एकमात्र जवाब ये होता है, नौकरी करने तो हम आ भी जावा 20 किलोमीटर, लेकिन बच्चा की पढ़ाई नहीं है गांव में। तो ऐसा क्या है शहर के अंदर कि शहर में स्कूल है लेकिन गांव में नहीं है। वही आदमी अपने बच्चे के लिए करोड़ों रुपया शहर में वेस्ट कर रहा है, लेकिन वो गांव को ठीक करने की दिशा में काम नहीं कर रहा। तो फिर इसको फिर वहीं से तार जुड़ती हैं, जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तब से, कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है जो हो रहा है, ये पूरी तरह से योजनाबद्ध षड्यंत्र है जो पूरी जनरेशन के साथ खेला जा रहा है। इसके अंदर जो असली टारगेट है वो है हमारे बिहेवियर कंट्रोल का, दिमाग से कंट्रोल करने का। उनका क्या कहना है जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जिसके बारे में जब हम चर्चा करेंगे डिटेल में तो बताऊंगा। उनका ये कहना है, पहले वो कहते थे कि जिस देश का कब्जा तेल पे हो जाएगा वही पूरी दुनिया के मुल्कों को कंट्रोल करेगा। थोड़े दिनों के बाद आया, अब वो ये कहते हैं, आज के टाइम पे वो ये कह रहे हैं कि जिस देश के पास अनाज, जिसकी मुट्ठी में अनाज आ गया, जिसकी मुट्ठी में भोजन आ गया, जिसकी मुट्ठी में आपकी रोटी आ गई, वो आपको जैसे मर्जी मदारी की तरह, जैसे बंदर को नचाता है मदारी, वैसे नचा सकता है। और इसकी टेस्टिंग करी इन्होंने 3 साल पहले। इन्होंने कहा 2 साल पहले जनवरी 2021 के अंदर, जब इन्होंने एक इंजेक्शन निकाला एक फर्जी बीमारी का, जब है हाँ, इस बीमारी के इसमें इन्होंने ये नहीं कहा कि आप बीमार नहीं पड़ोगे, इन्होंने ये कहा कि अगर आप नहीं लगवाओगे तो आपको बस में नहीं चढ़ने दिया जाएगा, आपको जहाज में नहीं चढ़ने दिया जाएगा, रेल की टिकट नहीं मिलेगी, पेपर नहीं देने दिया जाएगा, फार्म नहीं भर पाओगे, आपको राशन नहीं मिलेगा कोटे से, आपका बच्चा स्कूल में नहीं जा पाएगा, आप नौकरी पे नहीं जा पाओगे, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। मतलब उन्होंने आपके पेट के साथ जोड़ा सीधा सीधा, कि दुकान भी नहीं खोल पाओगे, आप कोई काम नहीं कर पाओगे। और पेट से जुड़ी हुई चीज की काबू में आके लोगों ने ना चाहते हुए भी अपने शरीर को सरेंडर कर दिया। वैक्सीन लगवाई। हाँ, उस शरीर को जब सरेंडर कर दिया तो मैं तो आपने याद हो, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, मैं तो इसको वेश्यावृत्ति के बराबर मानता हूं कि जैसे एक वेश्या रोटी खाने के लिए अपना शरीर सौंप देती है, ऐसे ही हमने रोटी के लिए अपना शरीर सौंप दिया। और आज हमने मतलब शरीर का एक हिस्सा उनको सौंपा है, कल को शरीर का दूसरा हिस्सा नहीं सौंपेंगे, इसमें क्या शक है। तो वो जो लड़ाकू कौम जिसको कहा करते थे, वो कहीं बुज़दिलों की तरह घरों में बैठी चुपचाप सरकार की बात मानती रही, क्योंकि उन लोगों ने जिनको अपना मसीहा माना वो लोग चुप थे। उस टाइम पे जिस भी व्यक्ति ने जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट करता था, कोई पॉलिटिकल नेता नहीं बोला। और किसी पॉलिटिकल नेता ने, आज मैं रोहतक में बैठा हूं, आपका रोहतक का पूर्व सीएम यहां रोहतक में बैठा होता है, उस आदमी ने अपने परिवार में किसी का नहीं लगवाया, लेकिन उतना हरामखोर निकला कि जिन लोगों ने उसको वहां मतलब 2-2 बार मुख्यमंत्री बनाया, उन लोगों को उसने एक बार भी मुंह पाट कर नहीं कहा थम बच लियो, थम मत लगवाइयो, ना एक बार भी खड़ा होकर के न्यू पूछा तुम क्या का धक्का कर रहे हो। किसे भी, इसने छोड़ दो, आप चौटाला ने पूछा हो, यादवन किसी ने पूछा हो, मतलब आपका कोई लोकल एमएलए ने पूछा हो, आपके आरडब्ल्यूए के प्रधान भी उन्होंने उस टाइम पे जब आरडब्ल्यूए बनी थी उससे पहले उन्होंने वो लोग प्रधान बनाए जो बीजेपी से कनेक्टेड थे, पूरी योजनाबद्ध तरीके से, ताकि वो आदमी भी आवाज ना उठा सके। और मतलब आपका जिला परिषद बेशक कोई बनो, लेकिन मेयर उनका होना चाहिए। इस तरीके से पूरा गेम खेला
और आवाज उठाने वाली सारी संस्थाएं, चाहे कोई एनजीओ हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई दूसरे संगठन, सामाजिक संगठन हो, चाहे नौकरियां में भी इतने संगठन खड़े कर दिए कि रोडवेज में 13 संगठन बना दो, मास्टरा में 17 संगठन बना दो, आंगनबाड़िया में 19 संगठन बना दो, आशा वर्करा में 24 संगठन बना दो। हर डिपार्टमेंट के अंदर इतने संगठन खड़े कर दिए कि लोगों ने न्यूए कंफ्यूजन रही कि असली कौन है भाई, असली बात कहनी है कौन है, न्यूए नहीं बेरा लगना चाहिए। तो लोगों ने ट्रस्ट है नहीं, तो लोगों के पास खबर पहुंची टेलीविजन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से और सोशल मीडिया, मोबाइल के माध्यम से। और ये तीनों चीजें उन्हीं षड्यंत्रकारियों की हैं जो लोग इस बीमारी को लेके आए थे। तो आदमी ने बेरा नहीं लग गया। अब आज के टाइम में जिसने दो लुआ रखे हैं, चाहे तो थकावट महसूस कर रहे हैं, चाहे गोड्डे टूट लिए हों, चाहे नज़र कमज़ोर हो गई हो, चाहे सिर में दर्द रंधा हो, चाहे लेडीज़ में मेंसेस की प्रॉब्लम हो, चाहे मिसकैरेज की प्रॉब्लम हो, चाहे शरीर दुखन के साथ साथ चाहे ब्रेन हेमरेज हो, लकवा हो और हार्ट अटैक हो, जितना बढ़ गया है इतना ज़िंदगी में किसी ने कदे नहीं देखा था। ये नॉर्मल नहीं है। अगर इसको आपने नॉर्मल मान के अगर आप चुप हो गए तो अगला नंबर इनका है। और ये आन लाग रहे हैं बच्चों के लिए कि बच्चा के कैंसर के लावांगे, बच्चा के फलानी चीज के लावांगे, बच्चा के MMR के लावांगे, बेरानी क्या क्या के लावांगे, स्कूल में बिना माँ बाप से पूछा लावांगे। और आपको मालूम नहीं चल रहा है, इसके ऊपर इतनी रिसर्च हो चुकी है कि जो बचपन से बच्चों को लगाए जाते हैं जितने इंजेक्शंस, उन सब का ये असर होता है कि 2014 में जिस टाइम मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, उसने बोला था कि 45% जनसंख्या नपुंसक हो चुकी है अपनी और बांझ, और आज 65% पे जान न हो रही है। उसका सारा असर सिर्फ और सिर्फ ये बचपन से जो लगते हैं वो नपुंसकता और बांझपन। खेत में जो बीज है सारा किसान के पास बांझ आ चुका है जी। खेत में अब बीज बाजार से आता है, किसान के पास अपना बीज नहीं है। आप डांगरा का बीज देख लो, गांव में खागड़ नहीं रह रहे, जोटे नहीं रह रहे, सब IVF से आता है, सारा का सारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से आता है जी, सारा बाजार का बीज है। और आपके रोहतक में IVF सेंटर कितने खुल रहे हैं? 37 IVF सेंटर हैं। चौका के ऊपर बड़े बड़े बोला बच्चा ना होंदा हो तो मतलब नहीं ऐसा इसके फोटो खींच रहे हैं ओडा उनके लगाइया के हैं, अकबला ना होंदा हो तो आड़े लिया हो टेस्ट ट्यूब बेबी। ये शर्म की बात है असलियत में समाज के लिए, क्योंकि समाज की सबसे लड़ाकू कौम का युवा हाल हो रहा है इस टाइम पे। जो अंग्रेजों से बचाने वाली कौम है, या जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया और पंजाब और हरियाणा का एरिया, ये वो एरिया था ना तो आज तक मुगल राज कर पाए यहाँ, और ना कदे आज तक यहाँ अंग्रेज राज कर पाए थे। लेकिन आज के टाइम पे आज यहाँ राज कर रहा है तो सिर्फ पैसा राज कर रहा है, सिर्फ लालच राज कर रहा है, और आदमी का कुछ नहीं रह रहा। इतनी भयानक स्थिति आ चुकी है कि गांव के 99% किसान की जमीन आज के टाइम बैंकों में गिरवी पड़ी हुई है जी। और लाल डोरा तोड़ के मकानों के ऊपर भी कर्जे आ चुके हैं। जितने मकान आड़े देखने लग रहे हो सारे कर्जे पे हैं, सारे के सारे। और लोग जो हमारी दादियां के टाइम का तो मेरा याद है, जब सोने चांदी के लदी रहा करती, इतने गहने होया करते उन दौरा, टूम में टूम होया करती। और आज किसी के घर में टूम नहीं दिख दियो, किसी का दिख दियो तो सारे के गहने जो है गोल्ड लोन के नाम पे बैंका में गिरवी पड़े। ना गोल्ड रह रहा, ना गोज में रुपया रह रहा, ना खेत में बीज रह रहा, ना घर में डांगर रह रहा, सारा केमिकल खान लाग रहे। बड़का का बेरा निकलना, बड़े हो गए क्या करेंगे, समाज में नशा ही नशा होने लग रहा, लूटपाट का यो हाल है, बलात्कार का बेरा नहीं कितना है, अपराध कितने होने लग रहे हैं। ना कोई नैतिकता रह रही है, ना कोई मास्टर की नैतिकता रह रही, ना कोई नेता की नैतिकता रह रही, ना किसी और की रह रही। तो समाज जा कित रहा है, हमारा तो इस बात की टेंशन हो रही है। जिन लड़न का सिखाना था, किसान आंदोलन होया था, 13 महीने तक हमारे बुजुर्ग बैठे रहे, एक जवान छोरा नहीं काटा घर आता है किसी ने भी। अकना तुम तो घर बैठे रहे, लड़ तो हम लेंगे, तारा पे तो केस हो जाएंगे। और फिर वहीं अग्निवीर के नाम पे उनका इंजेक्शन लगवा के मैं बेच दिए। ये बोड़ा आर्मी में हार्ट अटैक होगा आन लाग रहे, अरे तो किले बेच के अमेरिका जान लग रहे, तो लाश आन लग रही हार्ट अटैक होगा ने। समझ में नहीं आ रहा कि जावांगे किताबा आपा। तो कई बार ऐसा हुआ जी कि कुछ लोग न्यू कहते हैं बोला भाई देवेंद्र बड़ा मेहनत कर रहा है, समाज खातर काम कर रहा है। मैं तो हाथ जोड़ लिया रहा हूँ भाई, समाज खातर कौन कर रहा। मन्ने तो अपने छोरे का फटका दिखा है कि मेरे छोरा ईब 18 साल का होने वाला है, 17 का हो लिया, 17 का ईब हो जाएगा, तो ईब साल 1.5 साल तक तो और मैं उसने घर में रख लूँगा। घना तो घना 12वीं तक रख लेंगे,
12वीं के बाद तो समाज में काटना होगा जी, कॉलेज में भेजना होगा, कितने नौकरी करने खातर भेजना होगा, कितने काम धंधा टोन भेजेगा, कितने बिजनेस करटूंगा। जब समाज में नशेड़ी पावेंगे तो मैं अपनी औलाद ने कत्ते ही बचाऊंगा। जब समाज में सारा एक गंदे गंद पावेगा, जब सारा एक कबाड़ होगा तो मेरी औलाद कितने दंते ही सुरक्षित रह सके है। मन तो लगता नहीं जी सुरक्षित रह सके है। फिर इन बच्चा खातर आप किसा भविष्य बनाने लग रहे, मेरा तो समझ में नहीं आ रहा जी। मैं तो जहां तक रुक के मारदा फिर रहा हूं, किलकी मारदा रहा, कोई सुन लो, को आगा आके को पूछ लो, कोई न पॉलिसी बनाने वाला, ना कोई कानून बनाने वाला, ना पूछ लो के करन लाग रहे हो। मतलब आज तक 10 साल बाद 15 साल बाद किसा भविष्य दिखा है। अगर जब दिखता जाए एक तो दो राह है कि जिस सारी दुनिया का होगा हमारा भी हो जाएगा, या तो एक लाइन तो यह है जी है, और दूसरी लाइन यह है अखबार का कोई नहीं आवे भाई, अपना समाज है, अपने बालक हैं, अपनी समस्या अपन नहीं करना पड़ेगा। और कोई रात मन तो समझ में नहीं आंदा। ये दो ही लाइन बोलनी आवे हैं, इन दोनों में तो मारा तो दूसरी समझ में आई कि भाई न्यू तो कोना पाछा हाथ पा दरा बैठा जाता, क्योंकि मेरा तो सीन याद आवा है। मैं तो सच्ची बताऊं, भीम ने गदा मारी दुर्योधन की जंगा पे, दुर्योधन मर गया, बलराम उन दोनों ने गदा सिखाया करता, भीम ते भी दुर्योधन ते भी। बलराम खड़ा हो गया, तन्ने मारूंगा, इब तन्ने मेरी के लड़ाई युद्ध करना पड़ेगा, तन्ने गलत नियमों का पालन करे, तन्ने गलत नियम का पालन करे बना युद्ध के नियम तोड़ के तन्ने उसके ऊपर गलत तरीके से गदा चलाई। उस टाइम कृष्ण ने बीच में आके एक बात कही थी बलराम ते कि दाऊ, जिस टाइम पे लड़ाई छिड़ रही थी ना, उस टाइम पे कुछ लोग कौरवा के नौ में थे और कुछ लोग पांडवा के नौ में थे। जिसने जिसा अपना धर्म समझा अपनी लड़ाई लड़ ली। तीर्थी जब पूछा तू किस सन जाओगा, तूने बोला मैं तो तीर्थ यात्रा पर जाऊं। तो जो तीर्थ यात्रा पे जब साइड चुनने की बारी थी ना, जब एक तरफ होने की बारी थी, उस टाइम तो तू तीर्थ यात्रा पर चला गया। अरे उल्टा आ गया, तू कहने लग गया तू ज्ञान देवे अच्छा कह रहा कि मुंडा करा। गेला होंदा ना, गेला लड़ाई में खड़ा होंदा तो मेरा लगता ना कि के हाल किस गेल के हो रहा है। तो जी वो टाइम आ रहा है, एक साइड तो चुननी पड़ेगी अपन है। मतलब मन तो ऐसा लग गया है, बेरा नहीं, मतलब आपने किसा लग गया, मतलब मन तो स्थिति जो है वो दिखन लाग रही है कि आज अपने खेत में जमींदार दौरे चले जाओ। मैं जमींदार तो नहीं बोला, एक खेत एक गांव में जा रहे थे, गर्म आ गया, मैं उससे नहीं बोला, मैं कहता हूँ ये अपने बड़कन जहर खुआन लाग रहा खेत में गिर गिर के न, इसने ठीक कर लो ना अपनी खेती ने। तो ताऊ ने बोला, और मत डालियो फिर गर्म कम गर्म है क्या। ताऊ ने बोला ना भाई छोरे, आम कौन गिरा कर दे अपना खेत में, मां कतिये नहीं गिरा कर दागे। बोला ना खान का नारा काट लिया रहा 1 किला, मगर खान का नारा काट लो। बोला खान के में तो कुछ नहीं गिरा कर दे, उसमें तो गोबर की गिरा करा खाद, और बाकी में डीएपी यूरिया गिरा करें। अरे मैं उसका क्या करे जो सा बाकी का हो, मान ले तेरे 5 किले हैं, एक में तो तने घेर दिया, एक में तो घेरा नहीं, 4 में घेर दिया, मैं 4 का अनाज है उसने कित लेके जावे तू, अगबले उन्हें बाजार में उन्हें मंडी में बेच दिया। अरे मैं फिर कित जावे मंडी में बिक के, ये जो सा तू बिस्कुट खान लग रहा, यो जो तू ब्रेड खान लग रहा, ये जो तेरे घर में जो अनाज की बनी हुई चीज आने लग रही है बाजार में, तो ये उसे गेहूं की तो है जुन सा तने मंडी में बेचा था, उड़े तो ले गए ना मंडी में खरीदा, मंडी में तो दुकान है, मैं दुकानदार है। तो तेरे न्यू क्या तो नहीं समझ में आ रहा है कि तू चे कितने घेर वो उल्टा घूम के तेरे दौराना है, कहन न तू बाजार में बेच कान लाग रहा है, वो उल्टा तेरे घर आवे। फिर भाई छोरे न्यू कुकर करा के मैं होंदा तो को नहीं, होंदा क्यों नहीं, तुम बैठ के चर्चा तो करो। मार दो रहे जो हम कुछ लोग हैं, हम जब जेल में, तो मैं जब बाहर आया तो हमने एक टीम तैयार करी थी जिसका नाम ऊ धरा था बस जनता सरकार मोर्चा। तो वह उनमें हमने स्पेशलिस्ट बुलाए, खेती पे काम करने लोग बुलाए हमने। तो उड़े मार दो रही से बालक हैं जो ये बतावे किसान ने कि पहली बार पूरी पैदावार बिना केमिकल का एक दाना गिरा। तो आप अपने खेत में बिना केमिकल की पूरी पैदावार कर सको हो। अब यह बात गांव के आदमी तक समझानी पड़ेगी कि भाई तू बिना जहर का घेर ले, तेरा खरीदनी है शहर में बतेरे बैठे हैं,
तने मंडी में उसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, मार दो रे नेटवर्क बन जाओगा। जब लोग मारी गल जुड़ जाओगे तो जिस तरह फैमिली डॉक्टर होया करे, जिस तरह फैमिली के दूध आले होया करे, न्यू फैमिली फार्मर भी तो उसके है। तुम्हारा खातर खीरे बोले, तुम्हारा खातर टमाटर बोले, तुम्हारा खातर गेहूं बोले, तू चौल तू जीरी ला ले, तो न्यू करके हम कृषक हाँ जमींदार भी बचा रहे जाए और हमारे शहर वाले लोगों ने भी खान पान ढंग सर का मिलता रहे, कि जो उड़े काम करनी है उन्हें भी मिलता रहे, आड़ा वाला ने भी साफ साफ मिलता रहे। फिर इसी तरीके से हमारे पास वो साइंस भी है जिसकी मदद से हम 3 साल की उम्र तक लेकर और सारे बालकों के बारे में न्यू बता सकें भाई इस बालक पर क्यों कर हंगा लाना चाहिए। इब तो आप क्यों कर हंगा ला रहे हो कि बालका तो एक लाइन कव है, इब तो सारे माँ बाप पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, इसका दूसरी लाइन नहीं आती किसे माँ बाप ने। और पढ़ने का नतीजा क्या होना है वो मैं आपके सामने 2 लाइन में बता दूंगा। सब तय बड़ी नौकरी है इस टाइम पे, उस तो फालतू फार्म आवा है सारी नौकरियां में, वह है यूपीएससी की, आईएएस की, ठीक है जी। 1000 तो ऊपर कद्दे नौकरी नहीं लकड़ी उसकी आज तक, और 10 लाख तक गाठ कद्दे फार्म नहीं भरे गए उसके। 15 लाख पिछली साल 15 लाख फार्म भरे गए थे, आप 10 लाख भी मान के चाल पड़ा तो 1000 अगर नौकरी है तो मेरे न्यू समझ में आवा है चाहे आपका बालक 100 घंटे पढ़ लो, 24 में तय होंगे नहीं लेकिन फिर भी क्यों काट के पढ़ लो 24 में निचोड़ गए, चाहे वो किट्टे पढ़ लो, 1000 तो फालतू मानस तो नहीं लाग सकते ना, तो क्यों जी। जब 1000 भर्ती हैं तो 1000 तो फालतू तो नहीं लग गए, मतलब जब 15 लाख फार्म भरे गए थे तो 14,99,000 बालक तो लगने नहीं ना, क्यों करे भी। चाहे सिफारिश ला लो सारा ने, चाहे रुपये भरकर ला लो सारा ने, चाहे पढ़ के ला लो सारे, चाहे 5वीं क्लास तक तैयारी करना शुरू करो, चाहे 10वीं शुरू करो, चाहे कदे शुरू करो, 1000 तो फालतू तो कौन लगने। तो 1000 बालक और 10 लाख की रेशो अनुपात अगर प्रतिशत में काटोगे तो 0.1% बना है सक्सेस का रेट, सफलता का जो रेट है वो 0.1% है। इसका मतलब गारंटी है 99.9% बालक फेल होने हैं, या गारंटी है तो इसने कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सीटें नहीं है मार दो रही इतनी। चपड़ासी की भी 18,000 पोस्ट लिखी थी तो 22 लाख फार्म भरे गए थे, और उस दिन तक लेकर आज तक मैं बताऊं आपने 21,82,000 माँ बाप तो अपनी औलाद ने रोज एक बार न्यू कह ले हैं, अब फालतू बकवास ना करे, तेरे बता चपड़ासी का पेपर भी पास नहीं हुआ था, होना है कौन था, क्योंकि 18,000 भर्ती थी बस। चाहे सारे रिजर्वेशन वाले ला दो, चाहे सारे जर्नल वाले ला दो, चाहे सारे सिफारिश के लगा दो, चाहे सारे पेपर पास करके, चाहे ईमानदारी तला दो, 18,000 तो ऊपर कौन होने। जब 18,000 सीट हैं तो जब कितने 7,000 सीट है तो 7,000 तो ऊपर नहीं होने। बाकी कित जाओगे इसके बारे में समाज का एक आदमी बात नहीं करता जी। तो भाई मैं तो न्यू कहूं कि जब 100 बालक थे और उसमें तो पहले नंबर वाले बालक ने एक काम मिल गया, दूसरे नंबर वाले बालक ने भी जो 0.% है, उसका मतलब है 1000 बालक का में एक ने मिलेगा। तो मान लो 8,000 परिवार हैं, चलो ये निकाला लो, ये 5-7 एक बालक हैं, इनके माँ बाप दादा दादी भी आड़े होंगे कितने न कितने। ये मैं न्यू कह दूं कि मेरे दौरा जिंदगी का अमृत पान है, एक आदमी पीवेगा तो अमर हो जाओगा। बताओ कि कौन से प्याओगे। जब मैं न्यू कहूं कि वो एक बालक खातर है या एक चीज एक बालक खातर, और मैं न्यू कह दूंगा कि एक काम करो, लड़का आ जाओ जो सा जीत का होगा और वो ले लेगा, तो सारे सारे पड़ोसी के बालकन मार देंगे कि मेरे पोते ने मिलना चाहिए यो अमृतपान। मैं सच्चाई बता रहा हूं जी। जिसका घर में 2 बालक होना और एक बालक ज्यादा पढ़ता हो और जो कम पढ़ा है उसने जब घर के सुनाते हो तो अपने भाई ने कहेगा तेरी वजह से डांट पड़ रही है मेरे को, जब तू ना पढ़ा तो मेरी गलीशा काम ना बने। या तो मैं सगे भाई बहन की बात कर रहा हूं। समाज में जब कंपटीशन इस टाइप का होगा तो आप एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए क्यों तैयार होंगे, इसका अंदाजा नहीं है।
तो मेरी लड़ाई और मेरी बात यह है समाज के सामने कि जब मेरे 100 बालक पैदा हो गए मेरे परिवार में, मेरे गुआंढ में, मेरे आसपास, मेरे समाज में, तो मेरा समाज मिलकर 100 के 100 की जगह कौन बना सकता के? और क्या समस्या है उन्हें बनाने में? क्योंकि जो आखिरी नंबर पर होगा बालक, वो भी तो समाज का ही बालक है, वो भी तो इंसान का ही बालक है। वो मेरा भी हो सके और वो आपका भी हो सके, वो किसी का भी हो सके। तो इंसान होने के नाते उसकी समाज में इज्जत तो बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वह इंसान का बालक है, नौकरी नहीं लगी, उसमें उस बालक की क्या गलती है? उसमें तो माँ बाप की गलती है ना, उसमें तो सरकार की गलती है ना, उसमें तो मास्टर की गलती है, उसमें तो सिस्टम की गलती है, समाज की गलती है, उसकी तो कोई गलती को नहीं। क्यों जी? बालक की तो कोई गलती नहीं होती। अब इन खातर बड़ा हो गया कि ऐसा समाज देना है तो आप तय करांगे ना बढ़ने। तो मार में तो इस गेली में तो किसी गल जाति हो जाओगी, किसी गल गलत काम होगा तो हम जिम्मेदार हैं उसके, ये थोड़ा है। तो इस जो जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी ने लेन खातर कोई तैयार तो कौन हुंदा, कोई घर ते लिकड़दा तो को नहीं। या चीज लोगा में जगान खातर आप घर ते लिकड़े हाँ कि भाई बालक हम अपने हैं, समाज अपना है, समस्या अपनी है, इसने ठीक करन ना तो कोई अवतार आवे, ना कोई राजनीतिक पार्टी के आदमी ने ठेका ले रखा, ना किसी सरकारी नौकरी वाले ने ठेका ले रखा, ना किसी बिजनेसमैन ने ठेका ले रखा, और ना कोई लेवे। आड़ा आपका एक नेता है जिन्हें छोरिया खातर बस चला रखी है, एमएलए है ना, वो मिला मिर्ती कहने लग गया बोला नूर बलारा साहब आप हमारे खातर कोई प्लान बताओ। मैं कहा क्या का प्लान भाई साहब, डाल दो इसमें और क्या का प्लान? बड़ा सोचना है। मैं कहा मुख्यमंत्री बनने की सोच रहा है। मनुष्य तो नहीं हो गया, रिकॉर्ड होने लग रहा है, मैं कदे झूठ नहीं बोलूं, डाल दो इसमें, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मनुष्य तो नहीं होगा, मैं कहा मुख्यमंत्री बनने का सोच रहे हो भाई साहब? बोला सोच तो रहे हाँ। मैं कहा इमोशना का सौदा करके, भावनाओं का सौदा करके। बोला भावनाओं का कैसे? तन्ने अपनी बस ला दी, तेरा तो CSR लिकट गया कंपनी का, तन तो कंपनी में टैक्स में छूट मिल गई, लोग अब शान टेक दिया, थारी छोरिया खातर कर दिया। जब तू सच्ची में समाज का ही तैसी होंदा ना, अपनी बस नहीं लाओ था, तू सरकार के ऐसी तीसी करके सरकार की, क्योंकि सरकारी बस है हमारी बस, तो तेरे रहमो करम पे है, तू तो लोगों के इमोशंस न खा रहा है। किसी आदमी के गलत काम हो गया, किसी की जमीन खराब हो गया, किसी का कोई टूट फूट होगी, किसी की फसल खराब होगी, उस तो 1 लाख रुपया तन्ने नहीं देना चाहिए, 1 लाख रुपया सरकार पे दुआ। ये नियम बना कि समाज में किसी गेल भी होगा तो उस गेल न्याय होगा। इसका मतलब तो तू करेगा तो न्याय होगा, नहीं तो नहीं होगा। समाज का एक बननी चाहिए ना कि गलत किसी के गेल भी होगा तो समाज में ऐसा नियम बने कि गलती नहीं होनी चाहिए किसी की गेल। इसलिए मैं ये कह रहा था कि ना कोई बिजनेसमैन आवे जी, हम ना इसी औलाद तैयार नहीं कर रखी समाज ने, अगर हमारे नौजवान बालक आके नहीं समाज के लिए कुछ कर लें। क्यों जी? हम तो अपनी औलाद ने के वहां जे किसी गेल माड़ा हो रहा हो, थने की जरूरत जारी है, तू घर बैठ के तैयारी कर, किधर नाम आएगा तो नौकरी पर फार्म भी नहीं भर पाओगा। मारे बर्गिया की हिम्मत तो नहीं होगी कि हम तो मिली मिलाई नौकरी छोड़ा बैठे थे, और हमने तो बेरा था कि आने वाले टाइम में जो षड्यंत्र है वो क्या है। आपको अगर आने वाले 10 साल के बारे में, ए बच्चों थारे बहुत काम की चीज है, आने वाले 10 साल की अगर मैं आपको एक आईना दिखा दूं तो आपको उसका अंदाजा हो जाएगा कि आपके बच्चों की जिंदगी कहां जाने वाली है, उससे लगा लेना आप अंदाजा। और मैं कुछ भी जो भी मैं बोल रहा हूं, एक लाइन भी मेरे घर पे बनाई ओढ़ नहीं है। ताऊ सुन लियो जी, जितनी कह रहा हूं, जितनी बात कह रहा हूं, सरकार के द्वारा बनाए गए या बना के रखे हुए नियम और कानून के मुताबिक बता रहा हूं। जितनी भी बात कहूंगा एक भी मेरे घर पे नहीं होगी। बिंदु नंबर 1, जमींदार कहेगा मैं तो अपनी खेती कर लूंगा, तो जी जमींदार का 99.9% जमीन बैंकों के पास गिरवी पड़ी है और वो कभी भी अपनी जमीन नहीं छुड़ा पाएगा, इसकी गारंटी मैं लिख के दे हूं, जब तक सारा जमींदार खड़ा नहीं होगा।
क्यों कर नहीं दवा पाओगा, या बात मैं आखिर में बताऊंगा कि जमींदार क्यों कर नहीं छुड़ा पाओगा अपनी जमीन। सुनो बेटा, ए बच्चे रुको सुनो। या तो पहली बात है जी जमींदार की, फिर सोचेंगे घर में डांगर पाल लेंगे हम, तो अपना खेत में बलद, अपना बलदागल कर लेंगे जब डीजल बंद कर दिया तो। क्योंकि नितिन गडकरी का 6 महीने पहले का बयान है कि हम अगले 4 साल में डीजल और पेट्रोल बंद करने वाले हैं देश में। तय आपने पढ़ा भी होगा अखबार में अगर आप, हाँ ये खुद सरकार का बयान है। डीजल और पेट्रोल बंद होने के बाद जमींदार सोचा कि मैं तो बलद पाल लूंगा, तो मॉडल एपीएलएम एक्ट 2017 में बनाया था, जिसमें सरकार ने यह निश्चित किया है कि अगर आप बलद पालोगे तो आपको कैद है, क्योंकि बलद वन्य प्राणी हो चुका है, पालतू पशु नहीं है अब। एक से ज्यादा गायें नहीं पाल सकते, क्योंकि सरकार ये कहती है कि गाय की डकार से मीथेन गैस निकलती है और पर्यावरण प्रदूषित होता है। एक तो फालतू भैंस पालोगे, दूसरा कोई डांगर पालोगे तो कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा, यह कानून बन चुका है। अगर आपके घर में 2 मेंबर हैं और आपने 5 भैंस पाल रखी हैं, 5 डांगर पाल रखे हैं, तो 2 मानसा ने जितना दूध और जितना घी चाहिए उसका हिसाब ला के बाकी के ऊपर टैक्स घर पर्ची आ जाओगी अपने आप। पर्ची नहीं आ गई, पैसे अपने आप कटेंगे, क्योंकि खाते में तो रुपये कटने शुरू हो लिए अपने आप। यानी कि सरकार ये मान के चलेगी, आप न्यू कहोगे अरे मन तो अपनी छोरी के बेचा था 2 किलो की, सरकार न्यू कहेगी बेचा है हमने, बेरा है तले तले बेचगी। ठीक है जी। बिजली का जो बिल है, 1 मिनट, बिजली का जो बिल है, अभी तक के जो मीटर थे वो सिंपल मीटर थे। अगर आड़े नहीं चालू हुए हैं तो मीटर नए लाग गए, नए के बाद ही चिप वाले मीटर आ लिए प्रीपेड। पहले पैसे गलवाओ उसके बाद चालू करो। जित नहीं आए हैं उड़ा आ जाएंगे, ठीक है जी, उड़ा आ जाएंगे। पहले उनको कनेक्शन काटने के लिए आपके घर आना पड़ता था, तो गांव के गांव लट्ठा के खड़े हो जाया कर, देख तू काट के दिखा। ईब उनने कनेक्शन काटने खातर घर आने की जरूरत को नहीं, इंटरनेट पे एक बटन दाबा, एक कनेक्शन अपने आप कट जाओगा। पैसे खत्म छोड़ो जी, अगर आपने सरकार के खिलाफ एक शब्द बोला तो भी कट जाओगा। अगर आपने सरकार के खिलाफ एक भी बात बोली तो आपका पानी का कनेक्शन अलग से कट सकता है, क्योंकि आधार कार्ड के साथ जुड़न लग रहा है, पानी भी आधार के साथ जुड़न लग रही है, गैस भी। सिलेंडर बुक कराओगे तो 2 महीने नहीं मिलेगा, और न्यू कहेंगे पाइपलाइन तो ले लो ना, पाइप भी जुड़ेगी आधार कार्ड की गेला। फैमिली आईडी, आपके खेत की जमीन, आपके घर की जमीन, आपका बैंक का खाता, आपकी गाड़ी की आरसी, और आपके जितने और कागज हैं, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, पानी का बिल हो, बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो, और आपके बालक की जिंदगी और आपके पूरे परिवार की फैमिली के साथ कनेक्ट होकर के एक आधार की गेल जुड़ गया, तो पूरे कुनबे में तो एक भी आदमी सरकार के खिलाफ एक भी शब्द बोला, आपका आधार बंद करना है, आपका सब कुछ बंद हो जाएगा। और जो ये नई गाड़ी आने लग रही है ना, जो नई 2016 ये जो भारत 6 साड़ी, इन गाड़ियों के अंदर तो किल स्विच है, मतलब सरकार वहां से बंद करेगी तो आपकी गाड़ी भी स्टार्ट कौन हुआ है। आपने एक आधी गाड़ी में सर्विस देखी होगी ना, मेरे मोबाइल में तो बंद कर सकूं मैं, आड़े तजा को ले जाओगा तो, अरे बोले जब तू कर सके तो कंपनी भी तो कर सके उड़ता है? या कौन समझ मारेगा लोगों का कि आप ऐसे काबू आ चुके हो कि आपको जब रगड़ना होगा, जिस दिन आपकी रोटी बंद करी उसी दिन घुटनों के बल सरकते हुए न्यू कहोगे बोलो क्या करना है। जैसे मदारी ट्रेंड करने से पहले 3 दिन भूखा रखा करे बंदर ने, और चौथे दिन जब उल्टा चाले तो कमड़े कमड़े लिया करे, न्यू काम होने वाला है अपनी गिल। जब को शक हो तो थोड़े दिन बाट देख लो, और जब दिखता हो, जब मैं जोड़ जोड़ के बताने लग रहा हूं, क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने करा है जी, थोड़े दिन पहले इन्होंने करा है, इन्होंने हमारी रोटी को काबू करके हमसे अपने मनचाहा काम करवाया है, जैसे गुलामों से करवाते हैं। यू भी है तारा अभी, ये एक थाली में बैठ के खावे, आरामखोर हैं सारे। यो समझ लियो, ये सारे इसलिए एक से हैं क्योंकि समाज के जो अच्छे लोग थे
वह तो चुन चुन के विधानसभा में लोकसभा में भेज दिए, और जो समाज का काम करनी है पंचायती लोग थे वह सब तलुच्चे आदमी खड़े हो गए। स्कूल किसके हैं? जिनके दारू के ठेके होया कर दे, उनके स्कूल हैं आज। वह नशे का कारोबार करे हैं, पुलिस के साथ मिलकर करे हैं। पंचायती कौन है आज? जो समाज के सब नीच लोग हैं वह पंचायती बन रहे हैं। तो अच्छा आदमी न्यू कहता क्यों बूंद मोल ली, तो पंचायत में जानदा ही नहीं बेइज्जती का मारा, तो नहीं जानता तो ठीक है, फिर न्याय होगा ही नहीं। न्याय नहीं होगा तो कल अन्याय मेरी गेल होने लग रहा है, आज कल न तारी गेल होगा, कौन रोक देगा? फिर मतलब है नहीं कोई रोक देगा। मतलब ये तो समाज के अच्छे लोग चुप हो गए तो समाज की बर्बादी शुरू होगी। और जय आदमी बोलने लग गए तो सरकार किससे की आया जाओ कुछ नहीं बिगड़ता, और जय नहीं बोले तो कोई आया जाओ ही रगड़ेगा। तो सरकार किसकी है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिनके लिए नियम बनना है वो लोग चुप हैं या बोल रहे हैं, इससे फर्क पड़ने वाला है। और इसलिए हमने ये प्लान किया था कि हम लोग गामा गामा जाके लोग समझा के जो नौजवान साथी हैं उनने अपने गांव की व्यवस्था बनाने पर तैयार कर लिया कि किस तरह की न्याय व्यवस्था, कैसी शिक्षा की व्यवस्था, कैसे खेत बचाने हैं, कैसे जमीन बचाने के साथ अपनी रसोई बचानी है। क्योंकि अगर रसोई आपने ठीक नहीं करी तो आप इन बच्चों को नहीं बचा पाएंगे। कदे सबका घर में नमकीन का पैकेट होया करे। जितने पढ़े लिखे हैं आप में तय, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो अपने बालका ने बूझियो एक बारी, अरे या बालक पढ़ेंगे। नमकीन का जो पैकेट है ना आपके घर में, उस नमकीन के पैकेट पे पछले का न्यू लिखा हुआ है, इसमें के पड़ा है, इसमें के डाल रखा है। उसमें तेल देखियो एक बार कौन सा है। जितनी नमकीन है या तो पाम ऑयल है उसके अंदर, या राइस ब्रेन ऑयल है, और या फिर कॉटन सीड ऑयल है। सबसे ज्यादा कॉटन सीड ऑयल है उसके अंदर, सबसे ज्यादा कॉटन सीड मतलब बिनोले का तेल। और आज के टाइम जो कपास है ना भारत में वह बीटी कॉटन है, ओरिजिनल कॉटन नहीं है, सिर्फ बीटी कॉटन है। और बीटी कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज के बारे में ब्राजील की सरकार 2020 में एक रिपोर्ट पेश कर चुकी है, सरकारी रिपोर्ट है, कि जो भी आदमी या जो भी डांगर बीटी सामान खाओगा या जीएम सामान खाओगा उसकी अगली संतान नपुंसक और बांझ होगी। तो आपके घर में एक के घर में खान का के सामान कबाड़ा है, आपने बेरा भी कोनी। और जब तक इसके ऊपर बैठ के चर्चा नहीं होती है, जब तक इन पार्का में बैठ के चर्चा का विषय ये नहीं बनता कि ठीक क्यों कर करना है, इतना ठीक नहीं हो जाए, इतना चर्चा बंद नहीं होनी चाहिए। इसके लिए शामिल करना पड़ो। आज 15 लोग आए, 25 लोग आए, 35 लोग आए, कल नए और 5 लोग फालतू। तू बता भाई, तू क्या ते नहीं आंदा, तू न्यू तो तू बता दे, तू को सलाह दे दे, तू को सलाह दे दे, कुछ तो दो, कुछ न कुछ तो समाधान पाओगा जी। है ऐसा नहीं होता कि समस्या बिना समाधान के होती हो। तो बालका का खान पान भी, बालका की शिक्षा भी, बालका का रोजगार भी, इनका स्वास्थ्य, इनकी हेल्थ बचानी भी बहुत जरूरी है। खेत बचाना भी जरूरी है, किसान बचाना भी जरूरी है। और शहर तो बचते नहीं किसी हाल में, पहले हम बतावा जी। शहर किसे हाल, शहर बनेंगे जेल। हर चौराहे पर तो सीसीटीवी कैमरे लागन लाग रहे हैं, इन्हें कैमरा की चिंता है। यूं कह देंगे रुपये को ना सरकार के पास, लेकिन कैमरे लागन लाग रहे, बड़ी बड़ी स्क्रीन लागन लाग रही, सारे के सारे ये उल्टे काम होने लाग रहे। और चीज़ा खातर पैसे नहीं है सरकार के पास, लेकिन आपको काबू करने के सारे हथियार तैयार करने लाग रही सरकार। 5G के टावर लागन लाग रहे हैं सारे को, नए नए। एक बार आधार की गेल सारी चीज जुड़ जाओ, फिर हाल के दिखाइयो। अगला लॉकडाउन जब सरकार लावेगी इस पे। अरे बाका सेकंड लास्ट लाइन बता दूं रुपये के ऊपर। मैंने आपसे शुरू में एक बात कही थी कि यो कर्जा नहीं चुका है, जितने लोग हैं ये सारे, इन सब के मकान जाने वाले हैं 100%। अगर आपके ध्यान हो 2021 में हरियाणा की सरकार ने एक कानून पास करा था कि जिसका 100 गज का मकान है, लाख रुपये साल का हाउस टैक्स लगेगा। याद है?
विरोध हो जाता कितना बड़ा, और उसके बाद वो वापस ले लिया था नियम टेस्ट कर है। डेवलपमेंट चार्ज था तो कोई सा टैक्स हो, हाउस टैक्स था जी, वो डेवलपमेंट चार्ज नहीं था। 100 गज के मकान पे 1 लाख रुपया साल का देना ही देना हर साल। अब अपना क्या गज के मकान है, अपना ला लियो हिसाब किताब, इतने आप कमा रहे हैं कि नहीं। और सिर्फ शहर में नहीं, गांव की रजिस्ट्रियां भी इसीलिए हुई हैं। गांव में लाल डोरा तोड़ के सारे मकाना की रजिस्ट्री होली तो इब सब लोन देने के लिए चल रहे हैं। इब अगर कोई मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछूं, मान लो मारा भाई है, यो बताइए भाई क्या है 200 रुपये हैं। कुछ लोग इसने 200 रुपये कमाए हैं, और मैं इसने 200 रुपये का नोट क्या करूं, और असलियत में ये 200 रुपये का नोट भी नहीं है। हम लोगों ने भारत सरकार से कुछ कागज मांगे, कुछ आरटीआई मांगी थी हमारी टीम में से, और उन्होंने सरकार से ये पूछा कि ये जो 200 रुपया का नोट है वो 200 रुपये कड़ा है हमारे, क्योंकि ये रुपये तो है नहीं, या तो रुपया की पर्ची है। जो अगर 5 लीटर डीजल की पर्ची आड़ती बना दे 500 लीटर डीजल की, भाई जाके कूपन है, ये तो कूपन है, ये तो 200 रुपया का। तो इस पर लिख रहा है कि मैं धारक को, यानी जोन भी जिसके हाथ में यू है नोट, मैं उसको 200 रुपये देने का वादा करता हूं। गवर्नर ने साइन कर रखे, तो गवर्नर पर जाके यू कागज देकर मैं 200 रुपये ले सकूं हूं। तो वह 200 रुपये के हैं, हमने सरकार से बूझ लिया। सरकार ने अपनी आरटीआई में जवाब दिया कि 1 रुपया मतलब 777 मिलीग्राम सोना। अपने 1 रुपये का मतलब है 777 मिलीग्राम सोना, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट में, सरकारी दस्तावेज के हिसाब से। तो अगर हमारे 1 रुपये की वैल्यू इतनी है जितनी 777 मिलीग्राम सोने की है, तो 10 रुपया में तो 8.25 ग्राम सोना आ जावे, पौना तोला सोना। तो जब पौना तोला सोना हमारा 10 रुपया माश के है, तो हम इतने कर्जदार क्यों करोए। तो बाद में पता चला कि असली रुपया तो हमारे पता छीन लिया गया। आइए भाई देखते ना, एक चीज दिखाऊंगा असली रुपया क्यों कर छीन लिया गया। मैं तो एक चीज दिखा रहा हूं, ये जो रुपया है देखियो 10 रुपये का नोट है, एक मारदोर है, ये हमने फोटो खींच लिया था। इस पे क्या लिख रहा है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड, ऑन डिमांड द सम ऑफ 10 रुपीज एट, नीचे क्या लिख रहा, एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। ये है असली 10 रुपया। अगर इस 10 रुपये के नोट को लेके जाएंगे तो अपने को 8.25 ग्राम सोना मिलेगा। ये जो 1968 से पहले नोट आया था, ऐसा 10 का नोट देखा होगा अपन है इस रुपये में। लेकिन जो आज युगोज में रुपया है, इसमें ऑन डिमांड काट दिया इन्होंने। ये ऑन डिमांड का शब्द था, ये एफिडेविट काट दिया इन्होंने, और ये फ्रॉड है। भारत सरकार ने ये माना कि इसमें आईपीसी के अंदर जिस आदमी ने भी जो काम करा है वो आदमी आजीवन कारावास जाने का हकदार है। 279 आईपीसी 279। हाँ, और ये बात का बेरा को नहीं किसी ने भी। और इसके आड़ में इन लोगों ने क्या किया, सबके घरों का सोना निकलवा लिया, सबके घरों का लोहा निकलवा लिया, और सबकी जमीन कर्जे पर कर दी। और आज हर कोई कर्जे पे है। अब कर्जे का खेल बस 5 मिनट में समझा दूं, फिर उसके बाद आपका समझ में आ जाएगा। मैं हूं बैंक, मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और मैंने 100 करोड़ रुपये छाप दिए, छाप के मैंने लोन बांट दिया। आप सारे किसानों को मैंने लोन बांट दिया, मान लो 100 करोड़ का। आप में से किसी ने कदे कोई फाइनेंस का काम करता है मानस देखा है, या खुद करा हो फाइनेंस का? हाथ खड़ा करके बताइए, कोई फाइनेंस का काम करता हो, डेली फाइनेंस का या लोकल गाड़ियाँ का फाइनेंस करता हो? को ना करा, कोई बात नहीं, मैं आपने बता देता हूँ। फाइनेंस वाले आदमी की क्या खासियत हो आकर है, वो ब्याज पर रुपया दिया करे, और कई बार रोज का भी ब्याज लिया करे, और जो रोज रुपया उसका इकट्ठा हुआ है उसने वो फिर अगले दिन ब्याज पे चढ़ा दिया करे। जितना उसका रुपया रोज आवा उसने वो अगले दिन ब्याज पे चढ़ा रहा करे, तो उसका जो रुपया बधा वो चक्रवर्ती तरीके से बधा करे। एक हिसाब बताइयो जी मैंने,
सीधा सा, मान लो मैंने 100 करोड़ रुपये बांट दिए छाप के ने, और मैं कागज में लिख लिया कि मैंने इतने इस्ते दिए, इतने इस्ते दिए, इतने इस्ते दिए, तो मैंने कितने रुपये लेने हैं उल्टे? कितने लेने जी? 100 करोड़ लेने उल्टे। जिस दिन मैंने बांटे उस दिन मैंने कितने रुपये लेने? 100 करोड़। मैंने लेने भी 100 करोड़ और बाजार में भी 100 करोड़। बैंक का जो रेट होता है चक्रवृद्धि इस हिसाब से वो लगभग 50% का होया करे, यानी साल में 1.5 गुना हो जाया करे। तो एक साल बाद 50 करोड़ का लाग गया ब्याज, तो मैंने कितना लेना? 150 करोड़। और बाजार में कितना पड़ा? बाजार में 100 करोड़ पड़ा, लेकिन मैंने अपनी कापी में चढ़ा लिए 150 करोड़ लेने। इसके तय दिए थे 1 करोड़, इस पर 1 करोड़ 10 लाख लेना, इस पर इतना फालतू लेना। अब मान लो इस 150 करोड़ ने फिर चढ़ा दिया मैंने अगले साल खातर 150 करोड़, फिर 1.5 गुना हो गया, 75 लाख फिर 75 करोड़ फिर कमा लिया अगले साल, तो हो गए 225 करोड़। मार्केट में कितना पड़ा? 100 करोड़। मार्केट में तो रुपया नहीं बढ़ा ना जी, मेरे कागजा में तो रुपया बढ़ गया, लेकिन असलियत में रुपया नहीं बढ़ा। तो इन्हें क्या करा कि जो आप इस मकान की किस्त दे रहे हो उसने में फिर चढ़ा दे हैं, तो मार्केट में तो लेना गणा है, असलियत में मार्केट में रुपया है नहीं इस टाइम भारत के अंदर। अच्छा एक बात बताओ, मान लो 225 करोड़ रुपया मैंने लेना है, और मैं आज बैंक न्यू कह दूं सारा तय घर चिट्ठी पहुंचा दूं, अगर 10 तारीख तक रुपये जमा कराओ अपने और फिर ले लियो बाद में, मार्केट में तो 100 करोड़ है। तो जिस दौरे पूरे पड़े होंगे वो करा देगा, जिस दौरे नहीं होगा वो भाई पत लेके देगा, वो अगले पड़ोसी पत लेके देगा। जिस दिन 100 करोड़ पूरे हो जाओगे उस तक आगे किसी दौरे रुपया ही नहीं। क्यों जी, मानते हो गए? फिजिकली उनके पास पैसा नहीं तो देगा कैसे वहां से वो? तो 125 करोड़ रुपया मार्केट में दो राह है, या तो मेरा डूबेगा 125 करोड़ जो मैंने लिख रखा है, वो 100 करोड़ जो दिया था वो नहीं डूबे कदे भी, क्योंकि वो तो है 125 करोड़, या तो डूबेगा, या फिर आपने जो चीज गिरवी धर के मेरे पर लोन ले रखा वो मैं कुड़की करूंगा। क्यों जी? तो सरकार ने क्या करा, हवा में बनाए हुए रुपये खाते में ट्रांसफर कर दिया। असली रुपया तो किसी दिन दिया, खाते में लिख दिया, खाते में ट्रांसफर हो गए, आपने खाते में चल रहा सब कुछ, मोबाइल से चल रहा जी, ठीक है। असली रुपया किसी ने नहीं दिया, आपकी असली पूंजी गिरवी रख ली, या मकान या कार या डांगर या खेत की जमीन, और आपको कागज दे दिए, हवा के रुपये दे दिए, हवा के, सिर्फ हवा में। पिछले 8-10 साल के अंदर असली रुपया देखा गणे दिन हो गए लोगों ने, खाते तक खाते में चल रहा है जो कुछ चल रहा है, इतने ट्रांसफर कर दे, इतने ट्रांसफर कर दे। और एक टाइम जिस दिन बैंक ने ये कह दिया उस दिन जो हवा का रुपया है वो जमा नहीं होगा, तो उनके बराबर की जमीन बैंक की हो जानी है। अब मैं आपको एक लाइन बताऊं फाइनल, इस टाइम भारत के अंदर 1:9 में है असली रुपया हवा का रुपया, यानी 100 में से 10 रुपये असली हैं, 90 हवा के हैं। जिस दिन बैंक डूबने लग गए, जो कि शुरू हो चुके हैं, अमेरिका के 2 बैंक डूब लिए हैं, अपना पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक पहले डूबा के टेस्टिंग कर ली न, कि कोई नहीं बोलता, सारे चुपक बैठे रहे, अपना अपनी बारी का बाट देख रहे हैं। तो या जो मैं पॉइंट बताऊं था, 100 में से 10 लोग केवल जमा करा पाएंगे, 90% लोगों की जो भी चीज गिरवी पड़ी है वो बैंक की हो जानी है। और जब बैंक प्राइवेटाइज होंगे, आपकी जमीन तो अडानी की, उसकी बैंक की, और बैंक अडानी का, तो मतलब देश का मालिक अडानी। और अडानी का मालिक कौन? जो इंग्लैंड में बैठी है, वॉल स्ट्रीट में जो शेयर मार्केट वाले, यानी कि इंग्लैंड वाले। इंग्लैंड में कौन बैठे? अंग्रेज। वो अंग्रेज जो 1947 में आड़त गए थे, वो बिना आए आपकी सारी जमीन के मालिक दोबारा से होने जा रहे हैं। और इसमें तक कुछ भी हवा का लगता हो तो बता दो जी। मैंने सारा जान आड़ा है उल्टा,
और आपकी औलाद को नशेड़ी बनाने का पूरा इंतजाम कर रखा है। आधा नशा तो टेलीविजन ने, बर्गर पिज्जा ने और मोबाइल ने कर दिया। आपके बच्चे पूरी तरह बर्बादी होने के कगार पे हैं। बिल्कुल मोबाइल नहीं सा काम कर रहा, क्या कति नाश होने के लेवल पे है। बालका का आंख भी दिमाग भी ना हजमा ठीक रह रहा, ना पढ़ने में जी लगता, ना बोलन चाल रह रही, ना उनका एक दिल्ले का संस्कार रह रहा, कुछ नहीं, सब खत्म होना रहा। और इसके बाद जो बड़ा नौजवान बालक है उसमें तो 70% नशा ऑलरेडी करने लग रहा। आप अड्डे आप इस टाइम पर जाके देख लो, पूरे रोहतक के चारों के नहीं मोटरसाइकिल पे, कारा में दारू पींदे, बियर पींदे नौजवान ही नौजवान हैं। तो आपको किस पे नाज है, किसके भरोसे जीवन है, किसके भरोसे समाज है, मारे समझते बार है जी। इसलिए लिखड़े हाँ कि भाई एक बार गाम राम ते बात करके देख लिया। ये जो लोग जे किसे का किस न्यू नहीं बेरा जी, किसका किसके समझ में आ जाए, कौन अवतार बैठा हो कि किसके कौन के आइडिया दे दे, कौन किस सारा दे दे, जहाँ तक लाग रहे हाँ। और जी 23 तारीख ने, क्योंकि 23 मार्च को यू जो 23 तारीख 10 दिन बाद छान लाग रही है, 23 मार्च को गुआना में हम कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं जिनके यह बात समझ में आ रही है। 2 चम्मच घी लेकर एक करता है, जय इस सेक्टर वाले 36 सेक्टर वाले जय यू काम कर सकते हो कि एक एक करता 2-2 चम्मच घी ले आओ भाई अपना। 2 चम्मच घी का मतलब क्या है, 1 चम्मच घी तो उन शहीदों के लिए है जो 23 मार्च 1931 में फांसी टूटे थे, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह। एक वो चम्मच क्यों है, क्योंकि हुसैनीवाड़ा में पंजाब में उनका स्मृति स्थल है, वहाँ जोत जलती है और वो अभी गैस से जल रही है। हमने सोचा है वो देसी घी से जलनी चाहिए, तो हम जिंदगी भर उड़ा गैस देसी घी है जलाने का ठेका ले रहे हैं भाई। हम जलाओगे, थारा पर नहीं जलता तो हम याद रखेंगे उनने जिनने अपनी जान दी अपना देश आज़ाद करने खातर, और दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने खातर दूसरी चम्मच दूसरी आज़ादी की लड़ाई खातर है, अपनी औलादा खातर, अगली पीढ़ी खातर। कि यह व्यवस्था हम अपने हाथ में लेंगे उल्टी, सरकार नहीं लेंदे उल्टी हाथ में व्यवस्था, कि मेरा बालक क्या पढ़ेगा, मैं खेत में क्या बोऊंगा, मेरा बच्चा कैसा एजुकेशन सिस्टम के साथ कैसा हेल्थ सिस्टम आएगा, उसका कौन इंजेक्शन ला सके कौन नहीं ला सकता, वो मैं तय करूंगा, सरकार तय नहीं करेगी, सरकार धक्का नहीं कर सकती मेरी गल। तो ये सोच करके हम गुआने में इकट्ठे हो रहे हैं जी। आप लोगों को निमंत्रण देना आए हैं कि 23 तारीख ने आके हमारा हौसला बढ़ाना पड़ेगा आपने। हमारा हौसला होगा तो थोड़ा और हिम्मत से लगेंगे, और जी नहीं होगा, नहीं समाज का समझ में आई तो ठीक है, अपना किलकी मार के 5-10 साल हम भी घर बैठ जाएंगे हैं। तो जी यह सोच के न चले हाँ कि वो जो सपना देखा था उनने शहीदों ने, उसने पूरा करने खातर जिसके भी आग होगी पूरे हरियाणा में पूरे भारत में, उस आग वाले मानस इकट्ठे करके और अपने अपने गामा ने संभाल के अपने गामा पे काम कर ला। क्योंकि अपना एक ही नियम है कि अब नहीं तो कब, और हम नहीं तो कौन, मैं नहीं तो कौन, कौन आओगा, कोई नहीं आता। तो अपने बालका ने बचाओगे, इस उम्मीद में हम आपको निमंत्रण देते हैं जी। वो गाड़ी में पड़े हैं है ना। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना, और अभी आपको निमंत्रण देंगे जी, बस 2 मिनट और रुक जाओ बस। हाँ हाँ जी, आपके पास मैसेज आ रहा है।